शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां पर 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत आज से हो चुकी है। 5 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई और इस कलश यात्रा के जरिए सरयू से लाए गए पवित्र जल से ही रामलला का अभिषेक होगा। 25 नवंबर को समारोह का मुख्य आयोजन होना है, जिसमें पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा फहराई जाएगी। सिर पर कलश, हाथों में केसरिया ध्वज और राम नाम का जयकारा। आस्था और भक्ति के तमाम रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जहां ध्वजारोहण समारोह से जुड़े कार्यक्रमों की शुभ शुरुआत आज से हो चुकी है। तय कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसके लिए सरयू के पवित्र तट पर पहले मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजन हुआ। पूजा संपन्न होने के बाद कलश यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल महिलाएं सरयू जल से भरे कलश को सिर पर रखकर जब राम मंदिर की ओर बढ़ी तो पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल महिलाओं का जोश और उत्साह देखते ही बना। अयोध्या में कलश यात्रा का शुभारंभ है, ध्वजारोहण की तैयारी है, 5 दिवसीय कार्यक्रम है राम मंदिर में। उसको देखते हुए आज जो सैलाब आज हमारे पीछे देख रहे हैं वो कलश यात्रा का दिख रहा है। कैसा लग रहा है आप कलश यात्रा में शामिल है? बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। ध्वजारोहण की पूरी तैयारी है। हाँ। कैसा लग रहा है आपने कलश? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। एक ही ड्रेस में, पीले कलर में, बहुत अच्छा लग रहा है सब। जय जय श्री राम। कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है कि कम से कम कलश यात्रा निकल रही है। हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग जो इस कलश यात्रा के जो है सौभाग्य बने हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अनुष्ठान के यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि कलश यात्रा के लिए 551 कलश की व्यवस्था की गई है, जिनमें लाए गए सरयू जल से रामलला का अभिषेक होगा। काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की देखरेख में ध्वजारोहण समारोह से जुड़े वैदिक अनुष्ठान और कार्यक्रम 25 नवंबर तक चलेंगे और 25 तारीख के शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी ध्वजा फहराई जाएगी। जो ध्वजारोहण के कार्यक्रम का पूजन प्रारंभ आज हुआ है वो आगे 5 दिनों तक चलेगा। 25 तारीख को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आकर के अपने कर कमलों से 25 को ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके पहले 5 दिनों तक ये पूजन विधि योग्य आचार्यों के द्वारा संपन्न हो रही है। वैदिक अनुष्ठान शुरू होते ही मेहमानों के लिए प्रसाद बनाने का काम भी शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट 500 किलो लड्डू तैयार करवा रहा है। ये लड्डू पहले रामलला को अर्पित होंगे, इसके बाद प्रसाद स्वरूप में इसे कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को बांटा जाएगा। ये प्रसाद शुद्ध घी, बेसन और मेवा से तैयार किया जा रहा है। मेहमान आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये बड़े बड़े जो लड्डू हैं वो आपको दिख रहे हैं और इन लड्डुओं की वो खास बात है शुद्ध देसी घी और इसमें मेवे का भरपूर रोल है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कारीगर हैं ये लड्डू बनाने में व्यस्त है और लगातार यहाँ पे जो तैयारियां हो रही है वो राम उत्सव को लेकर हो रही है, ध्वजारोहण को लेकर हो रही है। इसके लिए ट्रस्ट ने 500 किलो लड्डुओं की तैयारी कर रही है। ये लड्डू पहले रामलला को भोग लगाए जाएंगे, उसके बाद मेहमानों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। आने वाले सभी अतिथियों के लिए हम प्रसाद देंगे, भगवान का प्रसाद देंगे। उसके लिए प्रसाद तैयार हो रहा है लड्डू, तो सभी को एक एक पैकेट लड्डू मिलेगा। हम 10,000 पैकेट लड्डू तैयार कर रहे हैं और सभी जो अतिथि हैं उनको
और उसमें भाग लेने वाले बाकी कार्यकर्ता बंधु हो, सुरक्षा कर्मी हो, सबको ये लड्डू मिल जाएगा। तो हम उस दिन दर्शन करने वाले, दूसरे दिन दर्शन करने वाले लोगों को भी लड्डू वितरित करेंगे। 5 दिनों के दौरान अयोध्या में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें लोक नृत्य, संगीतमय प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक झांकियां शामिल हैं। वहीं इस खास मौके के लिए अयोध्या को आकर्षक रोशनी, रंग बिरंगे फूलों, पारंपरिक रंगोलियों और वॉल पेंटिंग्स के जरिए विशेष रूप से सजाया जा रहा है। प्रोजेक्ट में मतलब शामिल हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि मुझे मौका मिला है श्री राम जन्मभूमि पे काम करने का। और हम लोग परसों से ही काम कर रहे हैं, परसों से तो यहाँ पे कर ही रहे हैं काम। एक तो वाल हमने कंप्लीट कर दिया और दूसरा वाल जो है श्री राम जी को चित्रित कर रहा हूँ। पहली वाल पे हमने हनुमान जी को चित्रित किया, वो फाइनल हो गया, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी 25 नवंबर के दिन एक और भव्य, आध्यात्मिक और गौरवशाली उत्सव की साक्षी बनने जा रही है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। उससे एक्सपर्ट्स की सलाह पर अहमदाबाद में तैयार कराया गया है। इस ध्वज को अहमदाबाद के रहने वाले कश्यप मेवाड़ ने तैयार किया है। 25 तारीख को फहराए जाने वाले ध्वज भले ही अयोध्या पहुंच चुका हो, लेकिन उसी ध्वज के एक प्रोटोटाइप को कश्यप मेवाड़ा के पास भी है और वो अहमदाबाद में है, जिस पर ठीक वैसा ही सूर्य, ओम और कुमिदार वृक्ष बना हुआ है। हमारे सहयोगी अतुल तिवारी ने कश्यप मेवाड़ा से खास बातचीत की। खासियत यह है कि उसके 3 लेयर फैब्रिक में ध्वजा बनी है और पर्टिकुलर उसका जो साइज बोलते हैं तो 11 फीट बाय 22 फीट का ध्वजा है। ये जो ध्वजा है वो प्रोटोटाइप है अभी। फिर इसका जो लेंथ है वो 22 फीट का है, 11 फीट विड्थ है उसकी, और अस्तर का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है, पूरा हैंडवर्क से बनाया हुआ है पूरा। बढ़ते हैं आगे, अगली अच्छी खबर राजस्थान से है, जहां पर एक दिन पहले भव्य घूमर महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस घूमर महोत्सव की खास बात ये रही कि प्रदेश के 7 संभागों में एक साथ 6000 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक घूमर नृत्य किया। एक साथ इतनी महिलाओं का घूमर नृत्य एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी को इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। बढ़ते आगे, खबर गुजरात से, जहां से वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। यहां के रतन महल में 3 दशक बाद रॉयल बंगाल टाइगर्स ने अपना स्थानीय आशियाना बना लिया है। ये 9 महीने पहले यहां आया था। इस बाग पर वन विभाग कड़ी नजर बनाए हुए है और उसकी सुविधा का भी काफी खास ख्याल रखा जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि ये बाघ मध्य प्रदेश से आया है, जहां बाघों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। ये रॉयल बंगाल टाइगर है जो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। ये 5 साल का है, जिसने गुजरात में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। करीब 3 दशक में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर ने प्रदेश में स्थायी निवास बना लिया है। ये अपने आप में इकोलॉजी के नजरिए से एक ऐतिहासिक घटना है। वन विभाग के अनुसार इसे गुजरात के रतन महल में पहली बार 9 महीने पहले देखा गया था। तभी से इस बाघ की मॉनिटरिंग की जा रही थी। गुजरात का रतन महल मध्य प्रदेश के बाघों की आबादी वाले झाबुआ और काठीवाड़ा क्षेत्रों की सीमा से लगा हुआ है। हाल में मध्य प्रदेश में भी बाघों की आबादी में और इजाफा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 साल का ये बाघ शायद एक नया इलाका तलाश करते हुए गुजरात पहुंचा है। अब इसी रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो अगस्त का है, जब गर्मी थी। ऐसे में ये बंगाल टाइगर गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में डुबकी लगाता नजर आया। गुजरात में रतन महल के एरिया में एक टाइगर की उपस्थिति कुछ समय से है और उसके लिए जो है हम लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं और हमारा अनुमान है कि ये एमपी के एरिया में जो टाइगर जो उसके बाहर भी कुछ टाइगर पॉपुलेशन है, उसमें से शायद ये इधर झबुआ साइड से आया है। और जब से आया हम लोग इसका कंटिन्यूअस जो है मॉनिटरिंग हमारा चालू है कि जो विस्तार है उसमें उसको प्रे बेस मिल रहे, उसको पानी की व्यवस्था वगैरह हो,
और उसको हम लोग कंटिन्यूसली सभी तरह से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी हमने तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया था। गुजरात के रतन महाल में रॉयल बंगाल टाइगर का आना कई और नजरियों से भी अहम माना जा रहा है, यानी बेजुबानों के लिए सुरक्षित और स्थायी आशियाने की जगह और बढ़ रही है। वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए देश में बाघ अभयारण्य बढ़कर 58 हो चुके हैं। ये देश के लगभग 2.5% भौगोलिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से 2022 में हुई गणना के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बाघों की अनुमानित संख्या 3,682 थी। तब मध्य भारत में 1,439 बाघों के होने का पता भी चला था। साथ ही तब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 बाघ दर्ज किए गए थे। वैसे गुजरात में शेरों की संख्या 890 के पार है। ऐसे में अब रॉयल बंगाल टाइगर की एंट्री भी वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। गुजरात के रतन महाल से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।